हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर अम्ल, क्षारक तथा लवण के पार्ट 4 को। यदि आपको इस पार्ट के टॉपिकों को बहुत अच्छे से समझना है तो आप पहले देख लीजिए इस चैप्टर का पार्ट 1, 2 और 3, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर ऊपर आई बटन से भी आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपने वो सभी पार्ट देखे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 के टॉपिक। देखिए, पार्ट 1, 2 और 3 में आप पढ़ रहे थे अम्ल और क्षारक के बारे में। आज इस पार्ट 4 में हम लोग देखने वाले हैं लवण को। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लवण को, लवण जिसको इंग्लिश में कहा जाता है साल्ट। अब देखिए लवण क्या होता है, तो सिंपली देखिए, जब अम्ल क्षारक की अभिक्रिया होती है, जब अम्ल क्षारक की अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उस अभिक्रिया में एक आपका जल बनता है और जल के अतिरिक्त आपका एक पदार्थ बनता है। जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसी को हम लोग कहते हैं लवण। यानी सिंपल सी बात है कि अम्ल क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के अतिरिक्त बनने वाला पदार्थ ही कहलाता है लवण। ये हो गई सिंपल लवण की परिभाषा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक अम्ल ले लिया HCl और इसकी क्रिया करा दिया हमने एक क्षारक मान लीजिए NaOH से, और ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ बनता है NaCl और प्लस H2O बनता है। अम्ल और क्षारक क्रिया करते हैं तो जल बनता है, इसके अतिरिक्त एक और यहाँ पर यौगिक बनता है। ये जो बनता है इसी को हम लोग कहते हैं लवण। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया जो है HCl ले लिया और प्लस हमने मान लीजिए ले लिया KOH। तो ऐसे समय भी देखिए रिएक्शन होगा तो यहाँ बन जाएगा KCl और प्लस बन जाएगा H2। तो यहाँ जो KCl है यही होगा आपका लवण, यानी कि साल्ट। इसका नाम सोडियम क्लोराइड है, इसका नाम पोटेशियम क्लोराइड है। नाम तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये हो गया लवण। अब देखिए लवण की खास बात है कि जो लवण होते हैं उसमें दो भाग होते हैं। लवण जो होता है उसमें दो भाग होते हैं। ये हमने कोई लवण ले लिया जिसमें दो भाग होंगे। कौन कौन से भाग होंगे? एक भाग आपका होगा धनायन और दूसरा भाग जो होता है वो होता है ऋणायन। जैसे इसी में धनायन जो है वो कौन है? Na प्लस है, और ऋणायन इसमें क्या है? Cl माइनस। इन धनानों ऋणानों से मिलकर ही लवण बनता है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप अभी जान लीजिए, क्योंकि आगे की पढ़ाई में आपको बहुत अधिक ये काम देने वाला है। तो आप ये जानिएगा कि जो धनायन होता है, जो धनायन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक। और जो ऋणायन होता है उसको हम लोग कहते हैं अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक। अब ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए। तो इसका बड़ा सिंपल सा कंडीशन है कि ये जो इसका धनायन होता है वो क्षार से मिलता है। देखिए ये जो धनायन है वो किससे मिल रहा है? क्षार से। Na प्लस धनायन और मिल रहा है एक क्षार से। तो ये यहाँ पर क्षार से मिल रहा है या क्षारक से मिल रहा है। तो ऐसे समय ये क्षारक से मिल रहा है धनायन, इसीलिए हम लोग धनायनों को कहते हैं क्षारीय मूलक। ये क्षारक का भाग है। और जो ऋणायन होते हैं किसी लवण में वो अम्लों से मिलते हैं, इसीलिए हम लोग ऋणायनों को कहते हैं अम्लीय मूलक। तो इस तरह आपने अम्लीय और क्षारीय मूलक को भी समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो लवण होते हैं उनके विलयनों की प्रबलता देख लेते हैं कि लवण के जो विलयन होते हैं उनकी प्रबलता। तो यहाँ देख लेते हैं लवणों के विलयनों की प्रबलता अच्छा, प्रबलता को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे पीएच के रूप में, ठीक है, क्योंकि पीएच ही प्रबलता बताता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं लवणों के विलयनों का पीएच, ठीक है, लवणों के विलयनों का पीएच। तो ये पीएच देख लेते हैं। यही मेनली आपसे पीएच ही पूछा जाता है कि जो लवण होंगे उनके विलयन का पीएच कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, अगर कहीं पर जो आपका प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल बहुत सिंपली आपको यहाँ समझा दे रहे हैं, एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। प्रबल अम्ल है और कहीं पर है प्रबल क्षारक। आप इसके पहले वाले पार्टों में पढ़ चुके हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जब क्रिया करते हैं तो ऐसे समय जो लवण बनता है वो क्या होता है कि वो उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये भी प्रबल दोनों बहुत मजबूत है, तो दोनों एक दूसरे की शक्ति को खत्म कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं दोनों एक दूसरे की शक्ति को। जो लवण बनता है बिल्कुल क्या हो जाता है? उदासीन। और इनका जो पीएच होता है वो होता है 7। आपने जाना होगा कि जो उदासीन होते हैं उनका पीएच क्या होता है? 7 होता है। इधर नहीं दिख रहा है तो इधर लिख दे रहे हैं कि इनका जो पीएच होता है वो होता है 7। किनका? इस प्रकार के लवण का, ठीक है, इसको हम लोग उदासीन लवण कहते हैं। दूसरा देखिए, एक कंडीशन ये हो सकती है कि हम लोग क्या करें कि प्रबल अम्ल ले लें
और इसकी क्रिया हम लोग करा दें दुर्बल क्षारक से, यानी कि अम्ल बहुत ही मजबूत है और क्षारक बहुत ही क्या है, कमजोर है, तो ऐसे समय भी लवण बनेगा। लेकिन ऐसे समय जो लवण बनेगा तो वहां आप देखिए अम्ल प्रबल है और क्षारक दुर्बल है, तो जाहिर सी बात है इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है और इसकी शक्ति दुर्बल है तो कम है। तो जब ये जाएगा उसको उदासीन करने तो पूर्ण रूप से इसकी शक्ति खत्म नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर ये तो अपने दुर्बल है, कमजोर है, तो इसकी शक्ति तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन इसकी शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगी क्योंकि दुर्बल वाला प्रबल को खत्म नहीं कर पाएगा। तो ऐसे समय जो लवण बनेगा उसमें इस प्रबल अम्ल होने के कारण उसमें अम्ल के कुछ गुण बचे रह जाएंगे, और ऐसे समय जो लवण बनता है वो लवण क्या होता है, अम्लीय लवण होता है। ठीक है, उस लवण का जो विलयन होता है वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, और उसका जो पीएच होगा वो लेस देन क्या होगा, 7 होगा। आप जानते हैं कि जो अम्लीय विलयन होते हैं उनका पीएच 7 से क्या होता है, कम होता है। एक और कंडीशन देख लीजिए कि अगर हम लोग ले लिए प्रबल क्षारक और इस समय क्रिया करा रही है दुर्बल अम्ल से, तो देखिए अब क्या होगा, ये प्रबल है और ये दुर्बल है, तो ये इसके कुछ ही भाग को काट पाएगा, और जब काट पाएगा तो क्षारक के गुण लवण के अंदर क्या होंगे, बचे रहेंगे। लवण तो बनेगा लेकिन उसके अंदर क्षारक के गुण कुछ क्या होंगे, बचे होंगे। तो ऐसे समय में जो इस प्रकार के लवण का जो विलयन बनेगा, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल का जो लवण बनेगा उसका जो विलयन होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा, और उसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो कितना आसान है समझना, प्रबल प्रबल हुए तो ये उदासीन हो जाएगा, पीएच 7 हो जाएगा। अम्ल प्रबल हुआ जाहिर सी बात है लवण का जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा क्योंकि उसमें अम्ल की शक्ति ज्यादा है, और क्षारक होगा तो क्षारीय होगा विलयन, उसमें जो है कि क्योंकि प्रबल क्षारक है तो क्षारक के गुण क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। पीएच तो आप बहुत पहले से जान चुके हैं कि पीएच क्या होता है और कैसे क्या होता है, तो ये चीजें आपने जान लिया। तो आपने इस प्रकार एक लवण का एक सामान्य परिचय हुआ, वो आपने क्या किया, पढ़ लिया। अब हम लोग विभिन्न प्रकार के लवण को देखने वाले हैं विस्तार से, जो महत्वपूर्ण लवण है उनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, हम लोग सबसे पहले देखेंगे उस लवण को जिसका प्रयोग आप लोग सबसे अधिक करते हैं। तो हम लोग जिस लवण का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं उस लवण को हम लोग कहते हैं साधारण नमक। साधारण नमक, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं NaCl। ये वो लवण है जिसका प्रयोग हम लोग सबसे अधिक करते हैं। आपने भी देखा होगा सबके घरों में यूज होता है। अब आपको अभी नहीं मालूम होगा तो हम आपको बता दें कि जो हम लोग घरों में भोजन पकाते हैं तो भोजन पकाने में जो हम लोग नमक यूज करते हैं उसमें जो नमक डालते हैं वो और कोई नमक नहीं होता है, वो बल्कि साधारण नमक होता है, यानी होता है सोडियम क्लोराइड। कई लोग को ऐसा लगता है कि जो हम लोग घर में जो नमक डालते हैं वो आयोडीन होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो होता है सोडियम क्लोराइड। उसमें आयोडीन की बहुत थोड़ी सी मात्रा मिली होती है, मतलब 1 किलो अगर नमक है तो उसमें बहुत थोड़ा सा आयोडीन क्या होता है, मिला होता है, तो उसी को हम लोग आयोडीन नमक कहते हैं। रियल में जो हम लोग यूज करते हैं और जिस नमक का प्रयोग खाने में किया जाता है वही है सोडियम क्लोराइड। अब देखिए सोडियम क्लोराइड तो आपने देख लिया, अब इसके बारे में हम लोग और जानकारियां हासिल कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड सभी लोग देखे होंगे, तो इसके रंग रूप को तो सभी लोगों ने देखा ही होगा कि सफेद कलर का होता है, क्रिस्टली होता है और एक ठोस के रूप में पाए जाते हैं। बात करते हैं इसके अणुभार की। अणुभार, देखिए अणुभार एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपसे किसी भी यौगिक का अणुभार पूछा जा सकता है। तो चूंकि अणुभार आपका आगे जितने भी लवण आएंगे या आगे आपके अन्य चैप्टर में भी अणुभार पूछा जा सकता है कि अणुभार किसका कितना होता है। तो अणुभार कैसे निकाला जाता है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर ऊपर आई बटन से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और वहां से जब आप इसका अणुभार निकालेंगे तो पाएंगे सोडियम क्लोराइड का जो अणुभार होता है वो होता है 23 प्लस होता है 35.5 बराबर होता है 58.5। ये होता है सोडियम क्लोराइड का अणुभार। अब बात करते हैं हम लोग इस सोडियम क्लोराइड के उपयोग की। आपने नाम जान लिया साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड होता है, सूत्र भी जान लिया, अणुभार भी जान लिया। बात करते हैं इसके उपयोग की कि हम लोग आखिर इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो आपको बता दें इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। जैसे फर्स्ट इसका उपयोग क्या किया जाता है कि फर्स्ट इसका उपयोग किया जाता है खाने में, जो भी हम चीजें खाते हैं आप लोग जानते होंगे उसमें इस नमक का प्रयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग क्या होता है कि इसको खाने में या भोज्य पदार्थों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप उसको जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, एक बार समझ लिए तो उसको विस्तार से लिख सकते हैं आप। दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है परिरक्षण कार्य में। परिरक्षण, अब परिरक्षण क्या होता है तो देखिए बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जिनमें ये हम लोग नमक मिला देते हैं जब साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड, तो क्या होता है कि वो सड़ते नहीं,
तो परिरक्षण मतलब ये होता है कि उसको सड़ने से बचाना। तो इसका कार्य परिरक्षण कार्य में होता है, बहुत सारी चीजों में मिलाकर उसको सड़ने से बचा लिया जाता है। और तीसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो है कि विभिन्न रसायनों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग। देखिए तीसरा ये आपका जो तीसरा इसका गुण है, तीसरा इसका उपयोग ये बहुत ज्यादा किया जाता है कि बहुत सारे ऐसे रसायन है या बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको बनाने के लिए हम लोग इस सोडियम क्लोराइड को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। कच्चा पदार्थ मतलब होता है प्रारंभिक पदार्थ, जिसको मिलाएंगे और उसके साथ कुछ और मिलाएंगे तो वो जो होगा, वो जो पदार्थ आपको बनाना है वो आपका निर्मित हो जाएगा। जैसे सिंपल समझिए, भोजन हम लोग बनाते हैं तो भोजन में हम लोग तमाम कच्चे सब्जियां डालते हैं, या हम लोग जो है कि सब्जी डालेंगे या तेल डालते हैं, या जो भी, वो सब कच्चे पदार्थ कहलाते हैं। तो वो सब चीजें जिनसे मिलकर पूरी की पूरी भोजन बनता है वो सब कच्चे पदार्थ। उसी तरह बहुत सारे रसायन है, तो वो रसायनों को बनाने के लिए इसको कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि किन रसायनों को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड को कच्चे पदार्थ के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए उसमें जो महत्वपूर्ण वही बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे में प्रयोग होता है, बहुत कॉमन सा है। तो देखिए सबसे ये प्रयोग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। ये सब याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होता है NaOH। इसके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड का। बी देख लीजिए, बी हो गया सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है Na2CO3। सूत्र बनाना भी हमने आपको सिखा दिया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं, नहीं धावन सोडा कहते हैं, ठीक है, धोने वाला सोडा। तीसरा सी देखिए, तीसरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaSCO3। इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका भी निर्माण हम लोग जो है कि ये कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग करके इसका निर्माण करते हैं। अगला जो हो गया विरंजक चूर्ण, CaOHOCl2, ठीक है। ये क्या हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग हिंदी में लिख देते हैं विरंजक चूर्ण। इस विरंजक चूर्ण के निर्माण में भी इसको कच्चे पदार्थ के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देख लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, इन सबको अगर बनाना है तो आपको उसके लिए सोडियम क्लोराइड को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग करना होगा, यानी इसकी सहायता से हम लोग ये सब बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनाएंगे और देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते समय हम लोग सोडियम क्लोराइड को किस प्रकार कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं, या इसके उपयोग से हम लोग किस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। देखिए इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। इसके लिए देखिए एक पात्र लिया जाता है, इस प्रकार का पात्र होता है, ऐसे एक पात्र ले लिया जाता है। और इस पात्र में करते क्या है कि इस पात्र को दो भागों में बांट देते हैं। किससे बांटते हैं, एक झिल्ली द्वारा। देखिए यहाँ पे एक लगा दिया जाता है झिल्ली, और झिल्ली द्वारा इसको दो भागों में बांट देते हैं। बांटने के बाद देखिए इसमें क्या लगा देते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया दो धातु की यहाँ पर प्लेट लगा देते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। अब देखिए ये केवल धातु की प्लेट लगाने से ये इलेक्ट्रोड नहीं बनेगा, ये इलेक्ट्रोड तब कहलाता है जब इसको हम लोग विद्युत धारा के किसी स्रोत से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ विद्युत धारा किसी स्रोत से जोड़ देते हैं। एक तरफ हम जोड़ते हैं प्लस को, एक तरफ जोड़ते हैं माइनस को। अब यहाँ पर देखिए ये जो माइनस वाला होता है, ठीक है, ये माइनस वाला जो होता है ये आपका, ये यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है जाता है, और इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खींचा जाता है। इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो प्लस वाला है इसको हम लोग कहते हैं एनोड, और ये जो माइनस वाला है इसको हम लोग कहते हैं कैथोड। इसको हम लोग कहते हैं कैथोड। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसके बाद इसमें इस पात्र में
नमक, नमक यानी क्या हो गया NaCl, इसका विलयन डालते हैं, का विलयन, इसका विलयन घोल के इसमें डाल देते हैं। लीजिए यहाँ पर विलयन क्या किए, घोल के डाल दिए, ये पूरा का पूरा विलयन इसमें भर देते हैं। और भरने के बाद क्या करते हैं, आप जानते हैं कि NaCl जो होता है, NaCl, जब NaCl को हम लोग क्या करेंगे, जल के अंदर डालेंगे, यानी उसको जल के अंदर घोल देंगे, तो वो बदल जाता है किसमें, Na+ में, ये बदल जाएगा Na+ और बदलेगा Cl-, इनमें बदल जाता है। कहाँ बदल जाता है, जल के अंदर, जब इसको डालते हैं जल के अंदर, तो इन दोनों रूपों में बदल जाता है। तो यहीं पर आपको मिल जाता है Na+ और Cl-, ढेर सारा मिल जाएगा, ठीक है। नमक का घोल इसमें डालेंगे तो ढेर सारा आपको मिलने वाला है। अब इसके साथ साथ देखिए होता क्या है, इसके साथ साथ इसी विलयन में, इसके साथ साथ इसी विलयन में क्या है, H2O है। अब जब इसमें H2O है तो H2O के भी कुछ कण क्या होते हैं, वो बदलते हैं H+ और किसमें बदल जाते हैं, जो है OH-, ठीक है। ये आप बहुत पहले से जानते होंगे कि H2O जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, H+ और OH-। तो इसके अंदर जो कि जल में घोले हैं तो NaCl तो इसमें टूटेगा, प्लस H2O के यानी जल के कुछ कण भी H+ और OH- में बदल जाते हैं। अब इसके बाद जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, देखिए ये वाला क्या है प्लस और ये वाला क्या है माइनस, क्योंकि हम लोग इसको जोड़े हैं। तो जाहिर सी बात है जो प्लस वाला आपका इलेक्ट्रोड है वो किसको खींचेगा, माइनस को, और जो माइनस वाला है वो किसको खींचेगा, प्लस को। ये चीज आप जान रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या क्या होगा, एक प्रोसेस होगा एनोड पर, एनोड यानी प्लस पर, और दूसरा प्रोसेस जो होगा वो किस पर होगा, वो होगा माइनस यानी कि कैथोड पर, माइनस यानी कैथोड पर दूसरा प्रोसेस होने वाला है। बस हमको यही देखना है कि कौन कौन सा प्रोसेस होगा, कहां पर होगा। देखिए ध्यान से, ये एनोड प्लस है, किसको खींचेगा, माइनस को। लेकिन अब यहाँ समस्या तो ये है कि -2 है, एक ये भी माइनस है, एक ये भी माइनस है। तो आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह कहीं भी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं प्लस माइनस हो, तो ऐसे समय में जब यहाँ पर 2 माइनस हो या 2 प्लस हो तो वहां पर प्लस के ऊपर जो होगा केवल एक ही माइनस जाएगा, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा। अगर यहाँ पर कई प्लस हैं तो आपको याद रखना है कि माइनस वाले पर सभी नहीं जाएंगे, केवल एक ही प्लस क्या होगा, जाने वाला है। तो बस आपको वही जानना है कि कौन सा यहाँ पर प्लस वाले पर कौन सा माइनस जाएगा। तो इस पर जाता है ये माइनस नहीं जाता है, ये वाला जाता है Cl-, और एनोड पर Cl- जाता है, और जाने के बाद आपको बताए हैं कि ये प्लस है तो इस पर माइनस जाता है, माइनस ये प्लस वाला इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और इससे जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये बनता है क्या, Cl, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाता है, बाहर। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर। अब देखिए क्लोरीन क्या है, गैस है, गैस है। अब आपको एक चीज याद रखना है कि गैसें कभी अकेले नहीं होती हैं, गैसें कभी अकेले नहीं रहती है, हमेशा किस रूप में रहेगा, ट्वाइस के रूप में रहेगा, दो के रूप में, अणु के रूप में रहते हैं, ठीक है। अगर ये दो तो ये भी दो, और ये भी क्या हो गया, दो, ठीक है। ये चीज अभी से याद रख लीजिए, बहुत काम देने वाला है कि जो गैसें होती हैं, जैसे H हो गया तो H2 के रूप में रहेगा, ऑक्सीजन O2 के रूप में रहेगा, नाइट्रोजन N2 के रूप में रहेगा, ठीक है। क्लोरीन जो होगा Cl2 के रूप में रहेगा, और फ्लोरीन जो होगा F2 के रूप में। तो ये गैसें हैं। तो गैसें जो होती हैं ये ट्वाइस के रूप में रहती हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि अक्रिय गैसें जो होती हैं वो अकेले रह सकती हैं, क्योंकि उनके अंतिम कक्षा में 8 होता है तो वो अकेले रहती हैं। अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान और रेडान, ये अकेले रह सकती हैं, लेकिन ये सब हमेशा ट्वाइस के रूप में रहती हैं, ठीक है। ये गैसें जो ये गैस वाले तत्व हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये भी रहता है, तो इस तरह ये दो होगा। अब देखिए कैथोड पर कौन जाएगा, ये तो अब फिर से एक समस्या, कैथोड माइनस है और माइनस यहाँ पे देखिए 2 प्लस है, एक ये भी प्लस है, एक प्लस है। तो ऐसे समय आपको बता रहे कि कैथोड पर जो जाता है वो H+ जाता है, वो H+ जाता है, ठीक है। कैथोड पर जाता है H+, और आप जानते हैं कि ये माइनस है तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन देता है, तो H+ को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बना लेगा, H। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ H नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, H2, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो अगर आपका एक H मिल रहा है एक से, तो अगर 2 चाहिए तो बैलेंस करेंगे तो ये भी 2 और ये भी हो गया क्या, 2, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए एक चीज और जानिए कि कैथोड पर ये रिएक्शन तो होता है, लेकिन जनरली हम इस रिएक्शन को नहीं लिखते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग नहीं लिखते हैं, बल्कि हम लोग कौन सा रिएक्शन लिखते हैं, देखिए होता क्या है कि संपूर्ण रिएक्शन हम आपको बता दे रहे हैं, इधर बता रहे हैं ऊपर, ठीक है। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये H2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, नहीं तो आप रिएक्शन भूल सकते हैं। देखिए होता क्या है कि H2O जो होता है ये टूटता है H+, और प्लस किसमें टूटता है, OH-। और देखिए यही H+ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और लेने के बाद क्या बनाता है, H बनाता है। अब जानते हैं ये 2 के रूप में रहता है, तो ये भी 2 और ये भी 2 हो गया, ठीक है। अब ऐसे समय क्या करते हैं कि जब हम लोग कैथोड पर रिएक्शन लिखते हैं तो ये जोड़ कर लिखते हैं, ये दोनों का जोड़ देते हैं कि ये दोनों, देखिए H2O जब कैथोड पर जाता है तो वो कैथोड पर जाते ही इन दोनों भागों में टूट जाता है,
ठीक है, वो कैथोड पर जाने पर इन दोनों भागों में टूटता है और जैसे ही टूटता है वैसे ही ये बनता है, ठीक है। उस तरह ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं रहता, इसलिए ये रिएक्शन जोड़ के लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 2H है और यहाँ पर क्या है, एक ही H है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं ताकि इधर भी 2H हो जाए, इधर भी 2H हो जाए। अब इसको जोड़ देते हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ आपको मिलने वाला है 2H2O, ठीक है, इस साइड में, और ये 2H2H दोनों साइड है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये इधर क्या मिलेगा, इधर आपको मिलेगा H2 और प्लस आपको, अच्छा ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इधर रहेंगे, हम भूल गए थे, और H2 + 2 क्या मिलेंगे, OH। तो यानी कि जो कैथोड पर संपूर्ण रिएक्शन होता है वो ये वाला होता है कि 2H2O जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और बनाता है H2 + 2 OH-। तो ये देखिए ये इस प्रकार आपका रिएक्शन जो होता है कैथोड पर, ये हम लोग इसी रिएक्शन को दर्शाते हैं। होता है 2 स्टेप में, लेकिन हम इसको जोड़ के ये एक स्टेप में दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी रिएक्शन हो रहा है। तो ये आप अगर आप ये वाला जानते रहेंगे तो इसको आपको याद करने में या समझने में बहुत आसानी होगी कि कैसे आखिर रिएक्शन क्या हो रहा है। अगर इसके अंदर का हम संयुक्त रिएक्शन लिखे तो देखिए संयुक्त रिएक्शन क्या होगा कि देखिए ये 2Cl- किससे मिल रहा है, NaCl से। तो अगर हम संयुक्त रिएक्शन लिखे तो 2Cl- के लिए 2 क्या चाहिए, NaCl, और प्लस आप देखिए कि ये आपका क्या हो गया 2H2O, तो इसमें हम लोग 2H2O जोड़ दे रहे हैं। और जोड़ने के बाद देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटने के बाद देखिए इस साइड क्या है, इस साइड आपको कौन मिल रहा है, Cl2 मिल रहा है, और प्लस कौन मिल रहा है, H2 मिल रहा है, और प्लस देखिए क्या मिलेगा 2OH-। 2OH- है, और देखिए ये 2Na इसके साथ जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है 2Na भी बचा होगा। 2Na और 2OH मिलके क्या बना लेंगे, 2NaOH। और इस प्रकार देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना इजीली जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ है। तो इस तरह जो है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, निर्माण किया जाता है। अब देखिए कौन कहाँ बन रहा है, तो आप देखिए इस एनोड, ये जो एनोड है, देखिए एनोड पर कौन बन रहा है, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर ये जो जगह छोड़ा गया है इसमें से कौन बाहर निकलती है, क्लोरीन गैस। फिर आगे देखिए कैथोड पर H2 गैस बन रहा है तो इस कैथोड पर कौन बाहर निकलेगा, H2 गैस के रूप में बाहर निकलेगी। और देखिए ये जो आपका NaOH बना ये इस विलयन के अंदर बनेगा, ठीक है। ये जो ये आपका है, इधर से हम लोग डाले थे NaCl और का विलयन डाले थे, तो इधर से आपको जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा NaOH + NaCl का आपका विलयन मिलने वाला है। इनका क्या मिलेगा, विलयन या घोल इधर से क्या होगा, बाहर निकलेगा। बस उसी घोल में से हम लोग दोनों को पृथक कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अब देखिए ये तो सारी चीजें आपने पढ़ लिया। अब थोड़ी सी हम लोग जो ये प्रोडक्ट यहाँ मिल रहे हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग और हासिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं NaOH के बारे में। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले जानते हैं NaOH के बारे में। तो देखिए NaOH जो है इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और ये होगा अगर इसके बात करें अणुभार की, तो इसका अणुभार निकालेंगे तो ये होता है 23 + 16 + 1 बराबर होता है 40, ठीक है। आप निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद इसका जो घरेलू नाम होता है वो होता है, वो बहुत जरूरी जानना है, वो होता है कास्टिक सोडा। तो इसको कास्टिक सोडा नाम से हम लोग ज्यादा जो है कि इसका नाम ज्यादा प्रचलित है, कास्टिक सोडा नाम से, ठीक है। अगर बात करें कैसा होता है तो ये देखिए सफेद रंग का जो है क्रिस्टली चूर्ण होता है, ठीक है। सफेद रंग का क्रिस्टली ठोस होता है, या उसको चूर्ण कहें, जो भी कह सकते हैं। तो उस प्रकार का ये ठोस होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने ये सारी जानकारियां हासिल कर ली कि कैसा होता है, इसका नाम क्या होता है, सब कुछ देख लिया आपने। बात करते हैं इसके उपयोग की कि इसका क्या क्या उपयोग होता है। तो इसका उपयोग देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग इसके होते हैं। तो इसका देखिए पहला उपयोग क्या होता है कि इसका पहला उपयोग होता है साबुन और अपमार्जक बनाने में। इसका उपयोग क्या करते हैं, साबुन और अपमार्जक बनाने में। यानी इससे हम लोग साबुन, और जो आप लोग साबुन यूज करते हैं या जो अपमार्जक को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट, तो जो साबुन बनाते हैं या जो डिटर्जेंट बनाते हैं उसको बनाने के लिए इसका प्रयोग बहुत भारी मात्रा में किया जाता है। दूसरा इसका प्रयोग जो होता है वो क्या होता है कि धातुओं से ग्रीज हटाने में किया जाता है। जो धातु होते हैं, तो धातु क्या होते हैं कि उन पर गंदगी लगी रहती है, तो इसका घोल बना के उसकी गंदगी को साफ करते हैं। तीसरा इसका प्रयोग बहुत अधिक कागज उद्योग में किया जाता है। कागज उद्योग में जो कागज बनाते हैं तो उसमें जो है कि उसे क्लीनिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके उपयोग आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जितने भी इसके उपयोग है उसको आप नोट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। और इसका एक और उपयोग आपका है कृत्रिम
फाइबर के निर्माण में भी ये प्रयुक्त होता है। इससे फाइबर भी बनाया जाता है, कृत्रिम फाइबर यानी आर्टिफिशियल फाइबर बनाया जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन के लिए होता है। तीसरा जो है वो है कीटनाशक बनाने में, इसका कीटनाशक बनाया जाता है क्लोरीन का, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इसमें कीटाणुओं को मारने की क्षमता होती है। चौथा इसका काम है कि इससे विरंजक चूर्ण बनाते हैं। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है इससे हम लोग आगे इसके बाद वाले वीडियो में जानेंगे। और इसके बाद इसका उपयोग पीवीसी भी बनाने में करते हैं। निकलाता है, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन का क्या क्या उपयोग होता है। तो हाइड्रोजन का सबसे अच्छा उपयोग होता है ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन आप जो है कि ये अभी तक का जो जितने भी ईंधन है उनमें सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। इसको हम लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा, हाइड्रोजन का उपयोग तमाम यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग करते हैं अमोनिया के निर्माण में या HCl के निर्माण में या बहुत सारे यौगिकों के निर्माण में इस हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो ये आपने देख लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग होता है, क्लोरीन जो निकलता है इसका क्या उपयोग होता है, और यहाँ हाइड्रोजन जो है इसका क्या उपयोग होता है। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया। अब देखिए इसमें जो बचे हुए टॉपिक हैं अब इस चैप्टर के, वो हम लोग इसके बाद वाले पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए